स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज मैं आपको क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट जो है एंड उनकी जो सेकंड बुक है, ठीक है, भारतीय राजनीति की, उस बुक के 2 मार्क्स के जो इम्पोर्टेंट 10 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के, वो सभी हम कवर करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का प्रश्न है। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत क्या था, इसका वर्णन कीजिए। ठीक है, तो द्विराष्ट्रीय सिद्धांत जो है वो मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा दिया गया था। इसके तहत इंडिया 2 कौमों का देश था। इन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग की, ठीक है, जिसे नहीं माना गया था। एंड जो कांग्रेस थी उसने इस द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का विरोध भी किया था। ठीक है, तो द्विराष्ट्रीय सिद्धांत क्या था, आई होप आप समझ गए होंगे। बहुत ही छोटा सा प्रश्न था, 2 मार्क्स का, वो बहुत आसान। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2, दूध की क्रांति पर नोट लिखिए या फिर ऑपरेशन फ्लड, इससे आप क्या समझते हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट, 1960 के दशक में मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानने वाले मशहूर वर्गीस कुरियन के द्वारा गुजरात के एक शहर जिसका नाम है आणंद, यहाँ से सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन चलाया गया। इसके तहत इन्होंने गांव-गांव से दूध इकट्ठा किया एंड जो लोग दूध देने आते थे अपनी गाय भैंसों का, उनको पैसे देते थे। दूध के उत्पादन को केंद्रीय स्तर पर फैलाने के लिए इन्होंने 1970 में ऑपरेशन फ्लड के तहत केंद्रीय स्तर पर इसे जोड़ दिया गया, जिसमें लगभग आज 25 लाख दूध उत्पादक शामिल हैं। तो ऑपरेशन फ्लड क्या था कि दूध के उत्पादन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ना, यही ऑपरेशन फ्लड था। तो 2 मार्क्स का प्रश्न था, बहुत ही आसान था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 3, पंचशील समझौते से आप क्या समझते हैं या फिर पंचशील समझौते के 5 सिद्धांत जो हैं वो क्या हैं। तो एक लाइन लिखेंगे, 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ, इसे पंचशील समझौता कहा गया। पंचशील समझौते के 5 सिद्धांत निम्नलिखित हैं। ठीक है, सबसे पहला सिद्धांत, शांतिपूर्ण व्यवस्था को कायम किया जाएगा, एक साथ मिलकर सभी दोनों देश विकास करेंगे, एक दूसरे की अंदरूनी राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व बनाए रखेंगे, संप्रभुता का सिद्धांत रखेंगे, यानी कि कोई भी देश एक दूसरे की देश की अपनी बातों को उस पर मनवाने के लिए दबाव नहीं डालेगा। ठीक है, तो पंचशील समझौते के ये 5 मुख्य सिद्धांत थे। आई होप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 3। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, गैर कांग्रेसवाद से आप क्या समझते हैं। गैर कांग्रेसवाद का जो सिद्धांत है इससे आपका क्या अभिप्राय है। तो आंसर देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता राम मनोहर लोहिया के द्वारा गैर कांग्रेसवाद का विचार दिया गया था और उनका कहना था कि कांग्रेस की जीत का सबसे बड़ा कारण ये है कि क्षेत्रीय पार्टी जो हैं उनके वोट बट जाते हैं। अगर हम सभी क्षेत्रीय पार्टियां मिलकर कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ें तो कांग्रेस को हराया जा सकता है। इसी विचारधारा को गैर कांग्रेसवाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, राम मनोहर लोहिया के द्वारा दिया गया है, कांग्रेस हमेशा जीती आती है, यही गैर कांग्रेसवाद है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन 4 समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इंदिरा गांधी जी के द्वारा 1977 की जनवरी में आपातकाल समाप्त करके चुनाव करवाने के पीछे क्या कारण थे। ठीक है, तो 2 मुख्य कारण थे, जिनमें से सबसे पहला है कि इंदिरा गांधी जी को ऐसा लग रहा था और उन्हें जो उनके गुप्त सूत्र थे उनके द्वारा ये सूचना मिल रही थी कि विपक्षी दल के जो नेता वो अभी जेल में हैं, अगर हम इस समय चुनाव करवाएं तो हमारी जीत पक्की है, क्योंकि जो विपक्षी दल के नेता होंगे उन्हें तैयारी करने का मौका ही नहीं मिलेगा। दूसरा, भारत में आपातकाल के कारण लोकतांत्रिक जड़ें काफ़ी कमज़ोर होने लगी थी। इसी कारणवश अंतर्राष्ट्रीय स्तर से दबाव दिया जा रहा था कि आपातकाल को समाप्त करके, ठीक है, फिर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करवा के यहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना दोबारा से की जाए। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, गठबंधन की राजनीति के इस नए दौर में राजनीतिक दल विचारधारा को आधार मानकर गठजोड़ नहीं करते हैं। इस कथन के पक्ष विपक्ष में तर्क दीजिए। तो उपयुक्त कथन के पक्ष में हम तर्क देते हैं। ठीक है,
जो कथन दिया गया था उसके संदर्भ में पक्ष में कथन जो तर्क हैं वो देते हैं। देखिए, गठबंधन की राजनीति के इस दौर में राजनीतिक दल विचारधारा अंतर की जगह सत्ता में हिस्सेदारी पर जोर देते हैं। कैसे? अधिकतर दल जो है वो भाजपा की हिंदुत्व विचारधारा का सहमत नहीं है, फिर भी ये दल भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल हैं क्योंकि ये सरकार पूरे 5 साल तक चली, ठीक है, और ये विचारधारा को ज़्यादा फैलाती नहीं है बल्कि कार्य करती है, ठीक है, यानी कि सत्ता में हिस्सेदारी अधिक बनाए रखती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। आई होप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं की जो विशेषता है वो क्या थी? दूसरे पंचवर्षीय योजना की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले तो दूसरे पंचवर्षीय योजना का काल 1956 से 61 तक चला था। इसका खाका जो है वो पीसी महालनोबिस के द्वारा तैयार किया गया था। यह भारी मात्रा में उद्योगों के विकास पर बल देती थी, ठीक है। इस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला, भिलाई, बोकारो आदि स्टील इस्पात संयंत्र इनकी स्थापना की गई। आणविक ऊर्जा के विकास के लिए एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। तो दूसरे पंचवर्षीय योजना की ये कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, लाल बहादुर शास्त्री जी के समय ऐसी कौन सी 2 बड़ी चुनौतियां थीं जिनसे उस समय नहीं लड़ा जा सका था, ठीक है। तो सबसे पहली चुनौती थी भारत और पाकिस्तान का युद्ध 1965। भारत और चीन युद्ध 1962 से भारत को आर्थिक हानि हुई थी। इसके बाद अभी तक जो भारत है वो इस आर्थिक हानि से उभर भी नहीं पाया था कि मात्र 3 साल के अंदर ही भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया। इसके परिणाम स्वरूप भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही अधिक कमज़ोर हो गई। दूसरा पॉइंट है अकाल, 1964-65 का अकाल। 1970 के दशक के मध्य में मानसून की असफलता के कारण सूखा हो गया और अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई और जगह जगह पर खाद्यान्न का भीषण संकट आया, जिसकी वजह से बहुत सारी मौतें होने लगीं, ठीक है, एवं देश को एक बहुत बड़े खाद्यान्न संकट का सामना करना पड़ा। इससे बचने के लिए शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 कि लाल बहादुर शास्त्री जी के समय कौन कौन सी 2 सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहला, भारत और पाकिस्तान युद्ध 1965, अकाल 1964 और 65। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत और चीन युद्ध के क्या प्रभाव पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 1962 के भारत और चीन युद्ध के क्या प्रभाव पड़े थे वो आपको बताने हैं। तो 1962 के भारत चीन युद्ध तिब्बत की समस्या को लेकर हुआ था, जब भारत ने दलाई लामा को भारत में शरण दी थी। इसके कई परिणाम निकले। सबसे पहला, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत था इसकी छवि काफ़ी खराब हो गई। भारत ने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने भारत को कमज़ोर समझकर 1965 में आक्रमण कर दिया। साम्यवादी पार्टी पर प्रतिबंध लग गया एवं उसमें फूट पड़ गई और आर्थिक विकास की नीति जो थी वो काफ़ी धीमी पड़ गई, जिसकी वजह से एक वर्षीय योजना, पहले पंचवर्षीय योजनाएं बनती थी, लेकिन 1962 के बाद 3 साल तक 65 तक, यानी कि 63, 64, 65 एक साल की जो योजनाएं थी वो बनाई गई थी, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 कि 1962 के भारत और चीन युद्ध के क्या प्रभाव पड़े थे। आई होप समझ गए होंगे आप सभी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 44वें संविधान संशोधन क्या था। तो जनता पार्टी के शासनकाल में अब तक का भारतीय संविधान का सबसे बड़ा संशोधन किया गया, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित बातें कहेंगे, ठीक है। तो 44वें संविधान संशोधन के तहत निम्नलिखित बातें कहेंगी जिनका आपको ध्यान रखना है। पहली है, प्रधानमंत्री बिना अपनी मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट की सलाह लिए बगैर आपातकाल लगाने का निर्णय नहीं ले सकती है। दूसरा है, किसी भी स्थिति में नागरिकों के जीवन जीने का अधिकार यानी कि अनुच्छेद 21 इसे नहीं छीना जाएगा। तीसरा है, जब तक देश में सशस्त्र विद्रोह यानी कि ऐसा ना लगे कि युद्ध हो जाएगा तब तक आपातकाल नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। तो 44वें संविधान संशोधन की ये मुख्य बातें थी और इस तरह से ये 10वां प्रश्न भी यहाँ पे ख़त्म होता है। और इसी तरह से जो आज की ये वीडियो थी इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर यहाँ पे ख़त्म होते हैं।
तो वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, इसी मतलब सेकंड बुक के जो 4 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे उसकी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।